नमस्कार दोस्तों, मणिकांत एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे जो 1996 में पूछा गया था। इसमें व्याख्या सहित हर प्रश्न पत्र दिया गया है। इसको हम एक एक करके करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 व 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेलित करना है, यानी सुमेल करना है। पहला है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो बोधगया में। कहाँ पे प्राप्त हुआ था? बोधगया में। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। और बुद्ध का निधन कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में हुआ। कहाँ निधन हुआ था? कुशीनगर में। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इस त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्कर्मण कहा गया। गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम वे वैशाली के नज़दीक अलार कलाम के आश्रम में आए और यहाँ से उरुबेला यानी बोधगया के लिए प्रस्थान किया। बुद्ध के जीवन की घटनाओं का क्रम क्रमशः है। जन्म यानी बुद्ध का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन ये सारनाथ में दिए थे। मिर्गदाव या ऋषिपत्नम उसको बोला जाता है। और मृत्यु इनका कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ये हो जाएगा कदम वंश, यानी कदम राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। संगम साहित्य में तत्कालीन 3 राजवंशों चेर, चोल, पांडे के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस साहित्य में कदम वंश की जानकारी नहीं मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि बान निवासी था कहाँ का? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बाणभट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित पृथ्वीकूट नामक गांव में हुआ था। बाणभट्ट की पुस्तक का नाम हर्षचरित है। राज्यवर्धन के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। हर्ष एक प्रतिष्ठित नाटककार एवं कवि था। इसने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाम के नाटकों की रचना की थी। इसके दरबार में बाण, मयूर, हरिदत्त एवं जयसेन जैसे प्रसिद्ध कवि एवं लेखक दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। वैनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, ये था मथुरा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैनसांग हर्षवर्धन के काल 606 से 647 ईस्वी में भारत आया था। तत्कालीन समय में मथुरा सूती वस्त्र के उत्पादन का मुख्य केंद्र था, जबकि वाराणसी रेशम के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था किस चीज़ का? तो ये लकड़ी का बना था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था, जिसके चारों ओर परिखा यानी खाई बनी थी। वर्तमान पटना के निकट कुम्हरार की खुदाई में लकड़ी के स्तंभों तथा लकड़ी की चार दीवारी के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए वक्तव्य जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण बी आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है, यानी दोनों सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले पाल शासक 12वीं सदी तक काफ़ी कमजोर हो गए तथा उनका राज्य समाप्त प्राय हो गया। तुर्कों ने आक्रमण करके उसे आग के हवाले कर दिया। यद्यपि संरक्षण के अभाव में वह पहले ही महत्वहीन हो चुका था। अगला प्रश्न देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर में। कहाँ थी? लाहौर में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने 6 जून 1206 को लाहौर में अपना राज्याभिषेक कराया था। ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने केवल मलिक और सिपा सलार की पदवी धारण की थी। गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद ने 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति दे दी। अगला प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, तो ये कौन है? ये जफर खां है। कौन है? जफर खां। अगला प्रश्न, इसका व्याख्या देख लेते हैं। अलाउद्दीन का सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। 1297 से 98 ईस्वी में मंगोल सेना ने अपने नेता कादर के नेतृत्व में पंजाब व लाहौर पर आक्रमण किया। जलंधर के निकट इन आक्रमणकारियों को सुल्तान की सेना ने परास्त किया। इस सेना का नेतृत्व जफर खां एवं उलुग खां ने किया। मंगोलों का दूसरा आक्रमण सल्दी के नेतृत्व में 1298 ईस्वी में सेहवान पर हुआ था। आगे देखते हैं। जफर खां ने इस आक्रमण को सफलतापूर्वक असफल कर दिया। 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोल सेना के आक्रमण को जफर खां ने पुनः असफल कर दिया, किंतु इसी समय युद्ध में जफर खां लड़ता हुआ मारा गया। 1303 ईस्वी में मंगोल सेना का चौथा आक्रमण तारगी के नेतृत्व में हुआ। लगभग 2 माह तक सीरी के किले को घेरे रहने के बाद इसे सफलता न मिलने पर दिल्ली के समीप के क्षेत्रों में लूटपाट कर तारगी वापस चला गया। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ये A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का काल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह काल कला तथा वास्तुकला की दृष्टि से प्रसिद्ध काल माना जा सकता है, जो A.N. सरकार और B.A. स्मिथ इससे सहमत नहीं है। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी हुमायूं के द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध देवरा का युद्ध था, दूसरा चौसा का युद्ध, तीसरा कन्नौज का युद्ध और चौथा सरहिंदी का युद्ध था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का विवरण इस प्रकार है। देवराई का युद्ध जौनपुर की ओर अग्रसर हुमायूं की सेना एवं महमूद लोदी की सेना के बीच अगस्त 1532 ईस्वी में देवरा नामक स्थान पर हुआ। इसमें महमूद की पराजय हुई। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं एवं शेरखां की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर हुआ। आगे देखते हैं। यह युद्ध हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण हार गया। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेरखां ने अपने को शेरशाह की उपाधि से सुसज्जित किया। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध मई 1540 में लड़ा गया। इस लड़ाई में हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल एवं अस्करी भी थे। फिर भी पराजय ने हुमायूं का पीछा नहीं छोड़ा। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को हुआ। इस संघर्ष में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया। इसमें हुमायूं को सफलता मिली। अगला प्रश्न देखते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अफगान अमीर शाह शुजा से प्राप्त किया था। रंजीत सिंह सिखों के 12 मिसलों में से एक मिसल सुकर चकिया से संबंधित थे। इन्होंने 1797 ईस्वी में रावी एवं चिनाब के प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार संभाला। 1799 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर का सूबेदार स्वीकार कर लिया तथा उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की। रंजीत सिंह ने कुछ सिख मिसलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयत्न किया। 1800 ईस्वी के पश्चात अफगानिस्तान की राजनीतिक शक्ति का पतन हो गया और 1809 ईस्वी में शाह शुजा काबुल से भागकर शरण लेने के लिए रंजीत सिंह के यहाँ पहुंचा और कोहिनूर हीरा उन्हें भेंट के रूप में दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो ये बी हो जाएगा, यानी केवल 5, यानी मुंगेर अप्रभावित रहा था। इसमें प्रभावित होने वाला दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का मुंगेर अप्रभावित था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार ने जो ऐतिहासिक भूमिका निभाई वह अविस्मरणीय है। इस पूरे प्रकरण से एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, वह जगदीशपुर शाहाबाद यानी वर्तमान भोजपुर जिला के कुंवर सिंह। इस क्रम में पटना के पीर अली का नाम नहीं भुलाया जा सकता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में प्रभावित स्थान पटना, आरा, दानापुर, गया और मुजफ्फरपुर था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? ये किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस के कारण सैनिकों द्वारा अवश्य प्रारंभ हुआ, लेकिन इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजी नीतियों के प्रति बढ़ता लोगों का असंतोष था। विद्रोही यद्यपि सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन किसी सुनियोजित योजना एवं केंद्रीय संगठन का अभाव उनकी असफलता का मूल कारण बना। राजाओं, जमींदारों और शिक्षित मध्यम वर्ग ने विद्रोह में भाग नहीं लिया क्योंकि उनके हित ब्रिटिश राज से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष। इसमें प्रश्न पे मतभेद है, इसकी हम व्याख्या ही देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ये राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में तथा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में तथा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो ये इस ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिया हुआ, इसलिए प्रश्न में मतभेद है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद यानी इनका मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेल्लूर यानी कोलकाता में की थी। इस मिशन का उद्देश्य मानव समाज के हित के लिए रामकृष्ण परमहंस ने जिन सब तत्वों की व्याख्या की है तथा कार्य के रूप में उनके जीवन में जो तत्व प्रतिपादित हुए हैं उनका प्रचार तथा मनुष्य की शारीरिक, मानसिक एवं परमार्थिक उन्नति के लिए जिस प्रकार सब तत्वों का प्रयोग हो सके उन विषयों में सहायता करना था। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे कौन? ये स्वामी विवेकानंद थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 31 दिसंबर 1802 को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से बसिन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की
संरक्षकता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस, यानी वारेन हेस्टिंगस ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्लाइव द्वारा बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया, जिसे 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंगस से समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंगस बंगाल का अंतिम गवर्नर था। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंगस को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ये नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एच आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो से 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में मिला। इस प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय से अनुरोध किया कि प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निर्वाचन हेतु पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था मुसलमानों के लिए की जाए। मिंटो ने इनकी मांगों का पूर्ण समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी में 51वां अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 ईस्वी में 53वें अधिवेशन के अध्यक्ष, आचार्य JV कृपलानी 1946 ईस्वी में 54वें अधिवेशन के अध्यक्ष तथा पट्टाभी सीतारमैया 1948 ईस्वी में 55वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य था क्या? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना इसका लक्ष्य था। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अथवा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। कमेटी ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट लागू कर दिया गया। इस विधेयक में की गई व्यवस्था के अनुसार मजिस्ट्रेटों के पास यह अधिकार था कि वह किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकता है। साथ ही उसे अनिश्चित काल तक के लिए जेल में भेजा जा सकता था। इसी एक्ट को बिना अपील, बिना दलील तथा बिना वकील का कानून भी कहा गया है। इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? ये हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर असफल रहा था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक नेतृत्व के प्रश्न पर विफल हो गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने यह घोषणा की थी कि यदि कोई सर्वसम्मत समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया तो ब्रिटिश सरकार को अपनी काम चलाऊ योजना कार्यान्वित करनी होगी, क्योंकि इस तरह की कोई योजना प्रस्तुत नहीं की गई। अतः 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड ने अपने निर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक निर्णय या मैकडोनाल्ड निर्णय कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी द्वारा पारित किए जाते ही गांधी जी, कस्तूरबा तथा महादेव देसाई को पुणे स्थित आगा खां महल में कैद कर लिया गया। इसी महल में 22 फरवरी 1944 को गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा का निधन हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। बारदोली सत्याग्रह गुजरात के किसानों द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसमें किसानों ने लगान वृद्धि के विरुद्ध सरकार के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की। वर्ष 1926-27 में कपास मूल्य में गिरावट के बाद भी बारदोली में राजस्व 30% बढ़ा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा राजस्व 30% से हटा करके 6.03% कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? ये वायकोम सत्याग्रह हो जाएगा। यानी राजकोट सत्याग्रह में भाग लिए थे, खेरा में भी भाग लिए थे और असहयोग आंदोलन में भी प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए थे, लेकिन वायकोम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वायकोम सत्याग्रह 1924-25 सामाजिक अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर यानी केरल में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य अहिंसावादी तरीके से सामाजिक अस्पृश्यता की कुप्रथा से मुक्त होना था, क्योंकि त्रावणकोर में दलितों के मंदिर प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों के प्रयोग की पाबंदी थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो 1 और 4 हो जाएगा, यानी बिहार और संयुक्त प्रांत में सर्वाधिक व्यापक रहा था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के समय संयुक्त प्रांत और बिहार में उग्र हो उठा था। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्वतंत्र सरकार का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, स्तंभ 1 में अंकित पुस्तकों का स्तंभ 2 में अंकित लेखक से सम्मिलित करें। इसकी हम व्याख्या, पहला है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसके सामने ताराचंद का मिलान करना है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं डायरेक्ट। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक ताराचंद है। कौन है? ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक के दत्ता हैं। अगला है आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस के लेखक राजा राम मोहन राय हैं। अवर इंडिया मुसलमान के लेखक W.W. हंटर हैं। आगे देखते हैं।
1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था क्या? ये था गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1923 से 28 के दौरान भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का प्रमुख कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था। असहयोग आंदोलन की इस असफलता ने युवकों को निराश कर दिया। उन्हें लगने लगा कि अब हिंसा के द्वारा ही स्वतंत्रता प्राप्ति की जा सकती है, इसीलिए वे क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ आकृष्ट हुए। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम पर। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम पर बल दिया था। आगे इसका व्याख्या देखते हैं। गांधी जी के इंग्लैंड प्रवास के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन को सरकार ने बर्बरतापूर्वक दबाना चाहा। बंगाल एवं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों में आंदोलन को पूरी तरह दबाया गया। लोगों में आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी देखकर गांधी जी ने इस आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को स्थगित कर दिया और अपना ध्यान रचनात्मक कार्यक्रमों पर केंद्रित किया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो ये कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के संदर्भ में मिला था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के सरकारी दमन के बाद इस आंदोलन में भूमिगत रूप धारण कर लिया। इस भूमिगत आंदोलनों से जुड़े नेता थे अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, सुचेता कृपलानी आदि। जयप्रकाश नारायण द्वारा गणित आजाद दस्ता की भूमिका अति महत्वपूर्ण रही। अगला प्रश्न है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ये प्यारेलाल थे। कौन थे? प्यारेलाल। नोआखली यानी बंगाल में है। सांप्रदायिक दंगों के समय महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। इन्होंने दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो यह है महात्मा गांधी से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ऐतिहासिक अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस से पास करवाया, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। तत्कालीन भारतीय राजनीति में 1919 से 1948 तक की समय को गांधीवादी युग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1913 में हुआ था। वर्ष 1913 में अनेक भारतीयों ने सरदार सोहन सिंह भाखना की अध्यक्षता में सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। अगला इसका व्याख्या देखते हैं। होम रूल आंदोलन जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त किया जाए। इसके प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट। तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु अप्रैल 1916 में बेलगांव यानी कर्नाटक में बेलगांव होम रूल लीग की स्थापना की। इनके द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र यानी मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला था। तिलक ने मई 1917 में नासिक में लीग की वर्षगांठ मनाई। भारत आकर एनी बेसेंट ने साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ का 2 जनवरी 1914 ईस्वी से तथा दैनिक पत्र न्यू इंडिया का 14 जुलाई 1914 ईस्वी से प्रकाशन प्रारंभ किया। इन पत्रों के माध्यम से एनी बेसेंट ने भारतीयों में स्वतंत्रता एवं राजनीतिक भावना को जागृत किया। इन्होंने भारत में आयरलैंड की तरह सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की तथा जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया। लीग के सार्वधिक कार्यालय मद्रास में थे। अगला प्रश्न है, चेरापूंजी अवस्थित कहाँ पे? यह है मेघालय में। कहाँ पे स्थित है? मेघालय में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चेरापूंजी मेघालय राज्य में स्थित है। मासिन राम से पहले चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। अब यह स्थान मासिन राम को प्राप्त हो गया। मानसी राम में 1140 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह है महाराष्ट्र का अंग है विदर्भ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित एक उप क्षेत्र है। इस उप क्षेत्र में कुल 11 जिले स्थित है। महाराष्ट्र में कोयले की खान और मैग्नीज की खान विदर्भ में ही स्थित है। अगला है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है क्या? ये बांगर कहलाती है। क्या कहलाती है? बांगर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह मैदानी भागों का बांगर वह ऊंचा भाग है जहां नदियां की बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है। यह पुरानी जलोढ़ से निर्मित बांगर प्रदेश में कंकर व रेत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खादर वह नीचा भाग जहां नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचता है। प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का जल नवीन मिट्टी को लाकर यहां जमा कर देता है, इसलिए नवीन जलोढ़ द्वारा खादर निर्मित होते हैं। भाबर शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। यह 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई वाली संकरी पट्टी के रूप में स्थित है। गिरिपद पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियां बड़ी मात्रा में भारी कंकर पत्थर बजरी आदि लाकर जमा कर देती है, जिससे पारगम्य चट्टाने का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं पैलियोजोइक महाकल्प में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुराजीवी कल्प यानी पैलियोजोइक एरा 570 मिलियन वर्ष पूर्व से 225 मिलियन वर्ष तक विद्यमान इस कल्प में जीवों एवं वनस्पतियों का विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से हुआ। इस कल्प के प्रारंभिक काल में वनस्पति एवं जीवाणु अवशेष, मध्य काल में मछलियों के अवशेष तथा अंतिम काल में रेंगने वाले जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। इसका एक उपविभाग कैम्ब्रियन आज से 570 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। यह काल 500 मिलियन वर्ष पूर्व तक रहा। इसमें हमारे देश के प्रायद्वीप पर्वतों का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है,
पटना का स्थानीय नाम क्या है? तो यह है भारतीय मानक समय, नहीं, पटना का जो स्थानीय समय है वो भारतीय मानक समय से आगे है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का मानक समय मिर्जापुर में 82.5 डिग्री देशांतर से माना जाता है। चूँकि पटना 85 डिग्री देशांतर पर स्थित है, इसलिए दोनों में 3 डिग्री अर्थात 12 मिनट का अंतर है। अतः पटना का स्थानीय समय भारत के मानक समय से आगे है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो ये हो जाएगा चावल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देश में सकल बोई गई भूमि के 23% क्षेत्र में एवं खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र में 47% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। विश्व में चावल के अंतर्गत आने वाले सर्वाधिक क्षेत्र 431.94 लाख हेक्टेयर भारत में है, जबकि उत्पादन में इसका चीन के बाद दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक पर्यटन उत्पादक राज्य है? तो ये पश्चिम बंगाल है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पटसन उत्पादक है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। यह लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य है। इसका जन्म स्थान अफ्रीका व भारत माना जाता है। यह कपास के बाद दूसरी प्रमुख रेशे वाली फसल है। इसके विकास में केंद्रीय जूट अनुसंधान बैरकपुर पश्चिम बंगाल का अमिट योगदान है। पटसन के पौधे से रेशे को अपगलन विधि द्वारा तने की छाल के नीचे से प्राप्त किया जाता है। इस विधि में तने के बंडलों को 20 सेंटीमीटर नीचे पानी में डुबोते हैं। फलतः वायुजीवी तथा अवायुजीवी सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता से रेशे में उपस्थित पैक्टिन तथा गोंद आदि पदार्थ घुलकर नष्ट हो जाते हैं और सुगमता से रेशा अलग हो जाता है। भारत में पटसन के उत्पादकों में पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय 7 राज्यों के 83 जिले में पटसन होता है। पश्चिम बंगाल अकेला 501 मिलियन टन पटसन का उत्पादन करता है, मीट्रिक टन। अगला प्रश्न है, भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है कहाँ पे? तो ये है भद्रावती नदी पे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भद्रावती इस्पात केंद्र की स्थापना 1923 ईस्वी में तत्कालीन मैसूर स्टेट द्वारा कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में किया गया। भद्रावती नदी के किनारे पर भद्रावती नामक स्थान पर की गई 1962 से यह कर्नाटक सरकार व केंद्रीय सरकार के संयुक्त अधिकार में है। इस कारखाने को निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त है। भद्रावती नदी की घाटी 13 किलोमीटर चौड़ी है, जिस कारण इस कारखाने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। आगे देखते हैं। लोह अयस्क बाबूबुदन पहाड़ी में केमनगुडी चित्रदुर्ग की खानों से प्राप्त होता है। यह खान भद्रावती से केवल 40 किलोमीटर दूर है और उच्च कोटि का हेमाटाइट लोहा प्रदान करती है। यह कारखाना देश के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों से दूर स्थित है, जिस कारण इसे कोयला ईंधन प्राप्त नहीं होता है। इस संयंत्र को कास्ट कोयला एवं पश्चिमी घाट से प्राप्त जल विद्युत से ईंधन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं भार ह्रास मूलक उद्योग। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कपास उद्योग में प्रयुक्त कच्चे माल भार ह्रास मूलक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इन कच्चे मालों का प्रारंभिक अवस्था में भार अधिक होता है तथा इनके भार में निश्चित अवधि तक कमी आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्रोतों में किसमें भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो हो जाएगा तापीय। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 30/9/2022 के नवीन आंकड़ों के अनुसार तापीय विद्युत ऊर्जा 57.9%, 29% जल विद्युत 11.5% एवं परमाणु ऊर्जा 1.7% तक का उत्पादन हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा शुक्र ग्रह। इसकी व्याख्या देते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका औसत तापमान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस है। इसे सुबह का तारा एवं शाम का तारा भी कहा जाता है। इस ग्रह का घूर्णन अत्यंत धीमा और पश्चिगामी है। इसकी कक्षा लगभग गोलाकार है। यह पृथ्वी की अपेक्षा छोटा ग्रह है। पृथ्वी सौर मंडल का अधिकतम घनत्व वाला पिंड है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये लगता है 365.25 दिन। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी शुक्र के बाद सूर्य का तीसरा ग्रह है। इसकी सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। वायुमंडल सहित इसका द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 kg है। पृथ्वी 365.25 दिन में सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के कक्षीय वेग से एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ? तो ये विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के पास वर्ष भर उच्च तापमान रहता है तथा वर्षा होती है। वर्षा के कारण इस जलवायु में उष्णकटिबंधीय चौरी पत्ती के सदाबहार सघन वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। इसकी व्याख्या देते हैं। सप्तऋषि तारामंडल के तारे ध्रुव तारा की ओर संकेत करते हैं। ध्रुव तारा देर रात्रि के समय उत्तर दिशा में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किसके द्वारा? ये गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई भाग पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा का मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसकी सहायक नदियों यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी की निक्षेप क्रिया द्वारा बनाया गया है। दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियों चंबल, बेतवा, केन तथा सोन ने भी इस मैदान के निर्माण में अपना योगदान दिया है। आगे देखते हैं। इस संपूर्ण मैदान का सामान्य ढाल पूरब तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है तो यह है एंडीज पर्वत श्रृंखला। इसकी व्याख्या देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर टेरा डेल फ्यूगो से पनामा तक लगभग 4700 मील तक विस्तृत है। यह विश्व की सबसे लंबी तथा हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची नवीन पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी एकांगुआ है, जिसकी लंबाई 6960 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ पर?
तो ये 23 डिग्री अक्षांश के पास होती है। कितना डिग्री अक्षांश के पास? 23 डिग्री अक्षांश के पास अधिक मरुभूमि होने की संभावना रहती है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना 23 डिग्री अक्षांश के पास ज़्यादा होती है, क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र की हवाएं इस क्षेत्र में उतरती है, जिससे यहाँ उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। अतः मौसम साफ रहने एवं वर्षा के अभाव के कारण इस क्षेत्र में मरुभूमि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? तो 2/3 है। कितना है? 2/3। इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी के लगभग 70.2% भाग पर जल और 29.8% भाग पर स्थल का विस्तार है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 भाग जल से आच्छादित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो ये इस प्रश्न में मतभेद है, इसमें देखते हैं इसकी व्याख्या। ओजोन परत 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ज्ञातव्य है कि ओजोन में O3 ऑक्सीजन के अणु होते हैं। यह एक छतरी की भांति सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोककर पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार इसका स्थान है। तो ऑप्शन में मतभेद है, इसमें आगे देखते हैं व्याख्या। प्रश्न काल के समय बिहार जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पे था। नवीनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है। इस प्रश्न में मतभेद है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न काल के समय बिहार जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर था। नवीनतम जनगणना आंकड़ों के 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार भारत में शीर्ष स्थान पर है। बिहार राज्य का जनघनत्व 1106 है, जबकि सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिसकी जनघनत्व 17 है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? तो हो जाएगा 80:20 है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्न काल के समय बिहार का भाग झारखंड भी रहा, अतः उस समय बिहार की नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 80-20 का था, जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात लगभग 89:11 है, यानी 88.77% जनसंख्या ग्रामीण एवं 11.30% शहरी है। अंतिम जनगणना के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है तथा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। आगे देखते हैं, अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, परंतु प्रथम विधिवत जनगणना 1881 में हुई और इसके बाद से प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार समक्रमिक तथा विधिवत ढंग से जनगणना की जाती है। निम्न वर्षों में जनगणना की दशकीय वृद्धि दर एवं औसत वार्षिक वृद्धि दर निम्न रही थी। हम 2011 की देख लेते हैं। 2001 से 11 के बीच में वृद्धि 17.5% रही थी एवं औसत वार्षिक वृद्धि दर थी 1.64। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इसकी व्याख्या देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और इसी दिन अंगीकृत भी किया गया। इस दिन उपस्थित 284 सदस्यों में से सभी ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, जिसमें 8 महिला सदस्य थी। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान पारित होने के तिथि पर इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग थे। शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो हो जाएगा, निर्देश परिवर्तनीय नहीं है, जबकि अधिकार अपरिवर्तनीय है। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मौलिक अधिकार न्यायालयों द्वारा लागू हो सकते हैं, वही राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं हो सकते हैं। अर्थात मौलिक अधिकार वाद योग्य है तथा नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार नकारात्मक है, जबकि निर्देशक तत्व सकारात्मक है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति इस रूप में नकारात्मक है कि ये राज्य के किन्हीं कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हुए हैं। इसके प्रतिकूल नीति निर्देशक तत्व राज्य को किन्हीं निश्चित कार्यों को करने का आदेश देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, ये हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नागरिकता में संबंध में संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 11 में कहा गया है, संसद नागरिकता अधिकार को विधि द्वारा अर्जन एवं निरसन कर सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा तथा किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 हो गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो ये हो जाएंगे 12। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान तथा सामाजिक सेवा क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि व्यक्ति को दंड को क्षमा, उसका प्राविलंबन, विराम का परिहार कराने तथा अथवा दंडादेश के विलंबन परिहार का लघुकरण की शक्ति प्राप्त है।
आगे देखते हैं। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रस्थापित करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। यानी अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रस्थापित करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 52 के तहत आपातकाल की घोषणा की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के दुर्व्यवहार का सिद्ध कदाचार पर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इसे पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद 352। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में उल्लेख है तथा अनुच्छेद 352(3) के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी करता है जब उसे मंत्रिमंडल कैबिनेट का लिखित सुझाव प्राप्त होता है। संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल इसी अनुच्छेद में किया गया है, जबकि अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहमत एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी आंसर, यानी केवल 4 हो जाएगा। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होते हैं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है सम्मिलित है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अगला प्रश्न है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। अगला इसका व्याख्या देख लेते हैं। राज्यसभा की संरचना का प्रावधान अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि यह कभी विघटित नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। इसमें 238 सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा शेष को भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, संगीत, कला में ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं तो केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से अनुच्छेद 75(2) के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। अगला प्रश्न है। आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61वां संविधान संशोधन द्वारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा अनुच्छेद 326 को संशोधित करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 62वां संविधान संशोधन अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के संबंध में है। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली भाषा को शामिल किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। यह अनुसूची संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन 1992 और 76वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा क्रमशः 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है पंचायत चुनावों की विधि में परिवर्तनों का प्रावधान करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा पंचायतों के गठन, उनके निर्वाचन, शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के विषय में उपबंध किए गए हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अगला प्रश्न है। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः उपरोक्त सभी के कारण: अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण और नियमित औद्योगिकीकरण के कारण, पश्चात सामाजिक अभिवृद्धि के कारण। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में आर्थिक विकास के अवरुद्ध रहने का कारण अकुशल कृषि पद्धति और नियमित औद्योगिकरण तथा पश्चात सामाजिक अभिवृद्धि कानूनीकरण एवं अन्य कारण रहे हैं। इसकी व्याख्या अगला प्रश्न है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो यह था गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। अगला प्रश्न है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई। इसके तहत देश के 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को प्रतिमाह 35 kg यानी 1 अप्रैल 2002 से अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। इससे 1 वर्ष में सरकार पर 2300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी का भार पड़ने का अनुमान है। इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले गेहूं व चावल का केंद्रीय निर्गमन मूल्य क्रमशः 2 रुपये तथा 3 रुपये प्रति kg है। इस योजना से 1 करोड़ निर्धनतम परिवार लगभग 5 करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं। यह योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी आशा की जाती थी। कारण है केंद्रीयकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा। दोनों में से कौन सा सही है? इसकी आंसर देख लेते हैं। इसका सी आंसर होगा, यानी ए सत्य है और आर असत्य है। इसकी व्याख्या देखते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के कुल परिव्यय में केंद्र व राज्य का योगदान क्रमशः 50-50 का है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक और लघु व सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों एवं शिल्प वर्ग की उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना है तथा दूसरी ओर निर्धन वर्गों के संसाधनों और आय का विकास इस प्रकार करना है जिससे गरीबों में जो निर्धनता है उन्हें निर्धनता
रेखा से ऊपर उठाया जा सके। 1 अप्रैल 1999 को इस कार्यक्रम को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विलय कर दिया गया। केंद्र सरकार के अधिक उत्पादन एवं रोजगार के लक्ष्यों का समन्वय करने के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिकीकरण की पूंजी तीव्रता कम की जाए। इसके लिए एक अधिक श्रम प्रधान टेक्नोलॉजी मिश्रण की ओर अर्थव्यवस्था को जानबूझकर परिवर्तित करना होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होता है। इसके अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो यह है परामर्शदात्री संस्था। योजना आयोग कैसा संस्था है? परामर्शदात्री। इसकी व्याख्या देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई। इस संस्था का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है, अतः इसका गठन गैर संवैधानिक परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था के रूप में सरकार के एक प्रलेख द्वारा हुआ। इसके कार्य निम्न है: देश के भौतिक, पूंजीगत तथा मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार उन संसाधनों की वृद्धि की संभावनाओं का पता लगाना, आर्थिक विकास में बाधक तत्वों से सरकार को इंगित करना तथा उन परिस्थितियों का निर्धारण करना जो कि वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। योजना के प्रत्येक चरण के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्राप्त सफलता की समय समय पर समीक्षा करना तथा सुधारात्मक सुझाव देना है। अगला प्रश्न है, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये सन 1992 से 1997 के बीच थी। इसका व्याख्या देखते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक थी। यह योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य मानव संसाधन का विकास था। इस योजना में 5.6% की विकास दर का लक्ष्य रखा गया, परंतु प्राप्ति 6.78% हुआ। यह अभी तक भारत की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना को। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन वृहत स्तरीय उद्योग है? तो ये कपास उद्योग है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग कपास आधारित है। सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम कारखाना 1818 ईस्वी में कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया, परंतु यह असफल रहा। भारत में सबसे पहला सफल कारखाना 1854 में मुंबई में कावसजी टावर द्वारा खोला गया। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र एवं गुजरात में है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। जूट उद्योग सोने का रेशा नाम से मशहूर है। जूट का पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर खोला गया था। 1855 ईस्वी में लगाया गया। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बराकर लौह कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है तो निवेश बैंक का उदाहरण है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में जीवन बीमा निगम एक निवेश बैंक है। यह ब्रिटिश काल की देन है। सर्वप्रथम कलकत्ता के एक ब्रिटिश फर्म ने ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की थी, लेकिन 1871 ईस्वी में स्थापित बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी पहली ऐसी बीमा कंपनी थी जिसने सामान्य प्रीमियम पर ही भारतीयों के जीवन बीमा का प्रारंभ किया। स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात 19 जनवरी 1956 को केंद्र सरकार ने समस्त भारतीय तथा विदेशी बीमा कंपनियों को अपने अधिकार में लेकर 1 सितंबर 1956 को इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। संसद के एक अधिनियम के तहत सितंबर 1956 में 5 करोड़ रुपये की भारत सरकार की पूंजी के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है? तो ये चावल हो जाएगा। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। भारत में कुल कृषि क्षेत्रफल के लगभग 32% पर धान की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो ये हो जाएगा मुद्रा की मात्रा। इसमें मूल्य स्थिरता, संसाधनों का उपयोग और बचत दर, ये आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण है। इसकी व्याख्या देखते हैं। आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किसी विकास करती हुई अर्थव्यवस्था के मात्रात्मक मापों को व्यक्त करने के लिए नहीं, बल्कि उन आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो कि समृद्धि लाती है। इसके लिए उत्पादन की तकनीकों में, सामाजिक विभागों तथा संस्थाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। आर्थिक विकास एक व्यापक संकल्पना है क्योंकि इसमें आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों पक्षों को शामिल किया जाता है। एक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों की दृष्टि से आर्थिक विकास एक निम्न अवस्था है। आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष रूप से कीमत की स्थिरता, बचत दर, संसाधनों का इष्टतम उपयोग महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यह है उत्पाद कर। प्रश्नकाल में भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत उत्पाद कर था। वर्तमान में केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो जीएसटी है। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। इसकी व्याख्या देखते हैं। विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में बदली जाती है। इसको बोलते हैं विदेशी विनिमय दर। अर्थात एक देश की मुद्रा के बदले दूसरे देश की प्राप्ति होने वाली मुद्रा की संख्या ही विनिमय दर कहलाती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो 50 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 50 सेंटीमीटर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फोकस दूरी बराबर होता है 1/लेंस की क्षमता, यानी D बराबर 1/f। f बराबर फोकस दूरी पूछ रहा है तो 1/डायोप्टर हो जाएगा। लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर दी गई, इसलिए फोकस दूरी बराबर हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 मीटर यानी 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है,
ये न्यूमेरिकल है साइंस का। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा 1 इकाई यानी 1 यूनिट। इसका व्याख्या देख लेते हैं। बिजली का खर्च बराबर होता है वाट गुने घंटा बटा 1000 यानी वाट गुने घंटा बटा 1000। अगला प्रश्न है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ड्यूटेरियम नहीं D2O भारी हाइड्रोजन का नाभिक होता है जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। ड्यूटेरियम को ही भारी जल कहा जाता है। भारी जल का सूत्र होता है D2O, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला है, ठंड के दिन में लोहे के गुटकों को और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है। अगला इसका व्याख्या देखते हैं। लोहा उष्मा का सुचालक होता है, इसके विपरीत लकड़ी उष्मा का कुचालक होती है। प्रातःकाल में चूंकि मौसम ठंडा होता है, ठंड के कारण लोहा उष्मा का सुचालक होने के कारण बहुत ठंड हो जाता है और लकड़ी कुचालक होने के कारण कम ठंडी होती है। यही कारण है कि लोहा छूने से अधिक ठंडा लगता है। अगला प्रश्न है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है तो नाइट्रोजन। इसकी व्याख्या देखते हैं। ट्रोपोस्फियर की हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.9% ऑर्गन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य गैसें जैसे मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड का भी होता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये बृहस्पति हो जाएगा। इसकी व्याख्या देते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो सूर्य का परिक्रमा 11.9 वर्ष करता है, यह अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती है। यहाँ का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है। सौर मंडल में इसके 67 उपग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा तो हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सेल्सियस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अगला प्रश्न है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है? तो ये हो जाएगा एलिथ्रिन। एलिथ्रिन एक सक्रिय रसायन है जो मच्छर को भगाने के काम आता है। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। इसकी व्याख्या देते हैं। एक ही तत्व के दो परमाणु जिसकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने के कारण यह है कि उनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बीस वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 206। इसकी व्याख्या देखते हैं। मनुष्य के अस्थियों द्वारा निर्मित कंकाल तंत्र में कुल 206 अस्थियां होती हैं, जबकि शिशु अवस्था में 300 अस्थियां पाई जाती है। समस्त अस्थियों में सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज यानी कान में तथा सबसे बड़ी अस्थि फीमर यानी जांग में होती है। मानव में पूरे शरीर को साधने तथा उसकी आकृति को बनाए रखने के लिए शरीर के भीतर अस्थियों का जो ढांचा होता है उसे कंकाल कहते हैं। मानव का कंकालीय ढांचा एक विशेष प्रकार के संयोजी उत्तक का बना होता है जिसे कंकाल उत्तक कहते हैं। यह कंकाल उत्तक 2 प्रकार का होता है, उपास्थि एवं अस्थि। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्णांधता रोग के जीन पुरुषों में एक्स लिंग गुण सूत्रों में होते हैं। अधिकांश रोगों के जीन सुप्त होते हैं तथा इनके प्रभावी डोमिनेट एलील सामान्य रोगहीन दशा स्थापित करते हैं। चूंकि पुरुषों में एक्स गुणसूत्र केवल एक तथा स्त्रियों में 2 होते हैं, इसलिए जब तक दोनों एक्स गुणसूत्र रोगग्रस्त नहीं हो जाते तब तक स्त्रियां केवल वाहक होती है, जबकि पुरुष माता या पिता किसी के भी रोगग्रस्त एक्स गुणसूत्र से प्रभावित होकर वर्णांध हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो ये फास्ट बेसिक एक कंप्यूटर भाषा है, सी भी कंप्यूटर भाषा है, फोर्ट्रॉन भी एक कंप्यूटर भाषा है। फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है, जबकि बेसिक, सी और फोर्ट्रॉन कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। अगला प्रश्न है, HIV द्वारा होने वाला रोग है तो ये हो जाएगा एड्स। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, जिसका अर्थ है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का क्षीण हो जाना। सर्वप्रथम यह रोग 1981 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका के लॉस एंजल्स में प्रकट हुआ। इस रोग का विषाणु HIV है। यह एक विषाणु जनित रोग है। यह रोग यौन संबंधों के कारण रक्ताधान में अनियमितता से तथा नशे के लिए इंजेक्शन इस्तेमाल करने से फैलता है। समलैंगिक यौन संबंध का सबसे प्रमुख कारण है। एड्स रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, जिससे किसी रोग के विषाणु आसानी से रोग पैदा कर देते हैं। रोगी का शरीर जगह जगह फूल जाता है, खून का संचार अव्यवस्थित हो जाता है और अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है। एड्स का परीक्षण एलिसा परीक्षण विधि से किया जाता है। अगला प्रश्न है,
बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये लोहरदगा, यानी उस समय का ये क्वेश्चन 1995 में पूछा गया था कि झारखंड और बिहार दोनों एक साथ था। प्रश्नकाल में अविभाजित बिहार के लोहरदगा जिले की जनसंख्या सबसे कम थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। अगला प्रश्न, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह सूरी ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। शेरशाह का प्रारंभिक नाम फरीद खां था। इसका जन्म 1472 में होशियारपुर में हुआ था। इसके पिता हसन खां जौनपुर के छोटे जमींदार थे। 1539 में चौसा का एवं 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद शेरखां 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय शेरखां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया तथा इसे बिहार की राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, झारखंड केसेल ओवर ग्रेव्स के लेखक कौन है? तो ये विक्टर दास हैं। अगला प्रश्न है, सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी 55। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या 55 थी। सन 2000 में झारखंड राज्य बनने पर 18 जिले झारखंड राज्य के अंग हो गए। वर्तमान में 2019 में बिहार में जिलों की कुल संख्या 38 है। 1951 में 18 जिले, 1981 में 31 जिले और 1991 में 55 जिले थे। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो ये 1908 में पास हुआ था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिहार में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ईस्वी द्वारा इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों, विशेषतः आदिवासी पर वनों के स्वतंत्र उपभोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? कि बिहार राज्य वित्त निगम है। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राज्य में लघु इकाइयाँ थी। अंचल पूंजी के निवेश मुख्य रूप से वित्तीय सहायता बिहार राज्य वित्त निगम तथा बिहार राज्य साख एवं विनिवेश निगम से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? कि पटना में स्थित था। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें पटना में स्थित थी। वर्तमान समय में नवगठित झारखंड के सिंहभूम जनपद में चांदी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1882 में हुई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना 1882 में हुई थी। किस वर्ष बिहार उड़ीसा से पृथक हुआ था? 1936 में। इसकी व्याख्या देते हैं। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत में संगठित करने की घोषणा सम्राट द्वारा की गई। इस घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 1912 को बिहार एवं उड़ीसा नए प्रांत के रूप में विधिवत स्थापित हो गए। फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा प्रांत को अलग कर दिया गया। फिर बिहार का तीसरा विभाजन 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग करके नया राज्य बनाया गया। अगला प्रश्न है, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है? तो ये हो जाएगा बी, केवल 2, यानी उत्तर पूर्व बिहार मैदान में स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देश में पटसन उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। बिहार के उत्तर पूर्वी मैदान के पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा जिले में पटसन की खेती की जाती है। देश में बिहार का पटसन उत्पादन में लगभग 18% हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो ये हो जाएगा 50% से अधिक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिहार एक कृषि प्रधान देश है। बिहार के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 93.60 लाख हेक्टेयर है, में से लगभग 76.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सकल बुआई क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। वर्तमान में बिहार में कृषि योग्य भूमि का मात्र 54% भाग सिंचित है। देश के कुल खनिज उत्पादन में कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त है? तो लगभग 16%। इसकी व्याख्या देखते हैं। तत्कालीन संयुक्त बिहार देश के कुल खनिज उत्पादन में 16% योगदान था, परंतु झारखंड के अलग हो जाने के पश्चात भारतीय माइंस ब्यूरो की 2019-20 की रिपोर्ट के आधार पर बिहार का खनिज उत्पादन में 3% हिस्सा है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? तो ये हो जाएगा केवल एक सही है, चावल। इसकी व्याख्या देखते हैं। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल चावल है। यह लगभग पूरे क्षेत्र में बोई जाती है। कुछ स्थानों पर मक्का, गेहूं तथा दलहन की भी खेती होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है सिंहभूम जिले में। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्तमान में बिहार में लौह अयस्क के भंडार भागलपुर एवं जमुई जिले में स्थित है, जिसमें से गया एवं जमुई से मैग्नेटाइट किस्म के लौह अयस्क तथा भागलपुर से हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क का खनन होता है। सिंहभूम जिला वर्तमान में झारखंड राज्य का हिस्सा है। छोटा नागपुर के जंगल हैं 2 एवं 3 सही है, यानी पतझर और सवाना। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्तमान समय में छोटा नागपुर झारखंड राज्य में अवस्थित है। छोटा नागपुर के जंगल में पतझर प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र भारत में खनिजों के मामले में सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। बिहार में तराई प्रदेश का विस्तार पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा तक है। इस प्रदेश में औसत वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर तक होने के कारण घने वन एवं दलदली क्षेत्र का विकास हुआ है। उत्तर पूर्वी तराई प्रदेश में अररिया और किशनगंज जिले में फैला हुआ है। यह बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, ये मैथ का क्वेश्चन, इसको नेगलेक्ट करके आगे चलते हैं।